हाय, मैं हूं दानियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद NTSSP। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 1 जूलॉजी में यूनिट थर्ड की। और यूनिट थर्ड का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन में 25 मार्क्स का आएगा, न्यूक्लियस या हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। ये लगभग हर बार आने वाला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप इस तरीके से सारे लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हो तो पूरे पेपर में 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए और 100% आपका पेपर बढ़िया होगा और आप एक अच्छी रैंक भी ला सकते हो अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेबस एनईपी में ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज का सेम है। और न्यूक्लियस एक ऐसा टॉपिक है जो सभी यूनिवर्सिटीज में सेम टू सेम चलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को। पहले देखेंगे इसको क्वेश्चन किस तरीके से बनता है और फिर उस क्वेश्चन के आप किस तरीके से नोट्स कर सकते हो। साथ ही साथ पूरी पीडीएफ में आपके लिए इंग्लिश में और नीचे हिंदी में दोनों लैंग्वेज में नोट्स हैं। तो अगर आप वीडियो को कंप्लीट होने के बाद में चाहें कि आपको ये पीडीएफ मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नेम, यूनिवर्सिटी लिखें और आपको पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। इसमें क्या है, प्रश्न पूछा गया कि न्यूक्लियस की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। न्यूक्लियस क्या होता है, कैसे न्यूक्लियस के अंदर पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, न्यूक्लियस क्या काम करता है, क्यों न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर अभी देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आप अगर यहां पर देखो, द न्यूक्लियस इज द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। पहली चीज तो न्यूक्लियस क्या है, देखो कोई भी आप अगर यूकैरियोटिक सेल देख रहे हो, ठीक है, दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ज्यादातर न्यूक्लियस जो होता है बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा किसी भी सेल के। लेकिन प्लांट सेल्स की अगर बात करें तो ये न्यूक्लियस थोड़ा सा किनारों की तरफ शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स, क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं, तो न्यूक्लियस हल्का सा इधर उधर शिफ्ट रहता है। उसके बाद में हम लोग को आगे क्या करना है, इट कंटेन्स द सेल्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो हेरिडिटी में हेल्प करती हैं। किसमें हेल्प करती हैं, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक कैरेक्टर्स को पहुंचाना, तो उनको इंफॉर्मेशंस को अगली जनरेशन में पहुंचाने में हेल्प करता है। एंड कंट्रोल्स द ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपकी सेल में होने वाले ये मेन बड़े काम है। सबसे पहला काम क्या है, ग्रोथ, सेल की वृद्धि होना न्यूक्लियस की वजह से होती है। सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होना, किस तरीके से वो अपना मेटाबॉलिज्म करेगा या अपने कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करेगा, न्यूक्लियस की वजह से होगा। रिप्रोडक्शन, एक सेल से दूसरी सेल्स का बनना, ये भी रिप्रोडक्शन जो है वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। और साथ ही साथ न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए जो आरएनए में कन्वर्ट होने के बाद में किसमें चेंज हो जाता है, प्रोटीन में। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें प्रोटीन सिंथेसिस, पूरी ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद में आप आगे देखो, जब ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है हमारा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहने लगते हैं इसी वजह से कि न्यूक्लियस तो एक कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर जो सारी चीजों को नियंत्रित करे हुए है, या कंट्रोल हमें कौन करता है, ब्रेन। तो न्यूक्लियस को इस वजह से ब्रेन ऑफ सेल या कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाएगा। आगे देखिए, आप कह रहे हैं यूजुअली इट ऑक्यूपाइज अबाउट 10% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। मतलब जितनी भी हमारी सेल है, जैसे सपोज करो ये हमारी कोई पूरी सेल है, तो इस सेल का जो 10% पार्ट होगा, पूरी सेल अगर सपोज करो, ऐसा नहीं होता, फिलहाल हम फिर भी मान ले रहे हैं कि पूरी सेल अगर सपोज करो हमारी 100 मीटर की है, इम्पॉसिबल, मान लिया 100 मीटर की है, तो उस 100 मीटर का जो 10% होगा, मतलब 10 मीटर जो होगा वो कौन होगा, न्यूक्लियस का होगा। तो 10% ये न्यूक्लियस पूरी सेल का वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। एंड इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनल, और सबसे ज्यादा प्रमुख पूरी कोशिका में अगर देखो तो मेन जो है वो न्यूक्लियस है। तो सबसे प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनल है किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स का, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करना और सारी चीजें को ये कंप्लीट कर रहा है अपने अंदर। तो जब भी आप कभी कोई क्वेश्चन लिखोगे तो पहले तो आपने क्या करा कि न्यूक्लियस के बारे में आपने कुछ बातों को बता दी और लगभग आप इसमें आधा पेज फिल कर सकते हो। फिर आप बताओगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी। तो अगर यहां ध्यान से देखो थोड़ा सा, द न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी। रॉबर्ट ब्राउन इंडिया में अगर होते तो इनका नाम क्या होता, भूरे चाचा।
तो भूरे चाचा ने क्या करी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। कहां से करी ये भी ध्यान रख सकते हैं, ऑर्किड सेल्स है, जो ऑर्किड प्लांट्स होते हैं उनकी सेल्स को इसने स्टडी करा और इन्होंने डिस्कवरी करी किसकी, न्यूक्लियस की। ये डिस्कवरी बहुत बाद में हुई, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो कि सेल की डिस्कवरी कब हुई थी, 1665 में। तो लगभग 170 साल के बाद में ये न्यूक्लियस को खोजा गया। तो कितना लंबा टाइम हो गया था कि इंसान को सेल के बारे में पता था लेकिन न्यूक्लियस के बारे में नहीं पता था। फिर उसके बाद एक बंदा आता है मूल, जिसने डिस्कवर करा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस की क्या एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंस क्या है। इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस क्या है, भूरे चाचा ने। और मोल ने क्या बताया कि सेल के अंदर की जितनी क्रियाएं हो रही हैं उस सब में कहीं ना कहीं न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर एक अगला बंदा आता है जिसका नाम है स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर साहब को आप जानते ही हैं, जिन्होंने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। तो स्ट्रॉसबर्गर ने कंफर्म कर दिया कि जो न्यूक्लियस है वो आपकी हेरिडिटी, मतलब एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जो लक्षण जाते हैं आपके अंदर, अगर आपकी मम्मी या पापा के कोई कैरेक्टर्स आए हैं तो वो सब किसकी वजह से आए हैं, न्यूक्लियस की वजह से आए हैं। और साथ ही साथ न्यूक्लियस हमारा सेल डिवीजन, मतलब कोशिका विभाजन में एक सेल से 2 सेल बनाने में भी पूरी हेल्प करता है। पढ़ा है हम लोग ने पीछे, पूरी कैरियोकाइनेसिस में हम लोग ने ये सारी चीजों को स्टडी किया ही हुआ है। अगर आपने अभी तक सेल डिवीजन नहीं पढ़ी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको पूरी माइटोसिस की, सेल डिवीजन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बीएससी के लिए, इनकी कंप्लीट वीडियो विद नोट्स विद पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल पर, मेरे ही चैनल पर पड़ी हुई हैं। आप उसमें जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए बीएससी की, और आपको सारी चीजें बीएससी से रिलेटेड मिल जाएंगी A to Z, तो आप वहां से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। आगे क्या कह रहा है कि अक्रेंस एंड नंबर। अब क्या हो गया कि भाई जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कहां पर पाया जाएगा या न्यूक्लियस कितने होते हैं किसी सेल के अंदर, वो सारी चीजों को हम लोग को देखना है। तो जनरली ए यूकैरियोटिक सेल हैव 1 न्यूक्लियस। कोई भी यूकैरियोटिक सेल होती है नॉर्मली उसके अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। बहुत बार ये लोब्स में चेंज हो जाता है या एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जनरल अगर हम लोग देखें तो ये एक न्यूक्लियस होगा। और एक न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहेंगे, या तो यूनी न्यूक्लिएटेड बोलेंगे या लैटिन लैंग्वेज में मोनोकैरियोटिक कहेंगे। तो ये एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा आपकी सेल्स के अंदर। आगे कह रहा है सम सेल्स, कुछ ऐसी सेल्स भी हैं जो ई न्यूक्लिएटेड होती हैं। ई न्यूक्लिएटेड का क्या मतलब हुआ कि जिनके अंदर न्यूक्लियस ना हो। क्यों ना हो न्यूक्लियस, क्योंकि उनके जो फंक्शंस हैं वो दूसरी सेल कंट्रोल कर रही हो, उनके फंक्शंस वो खुद ना कंट्रोल करके उनकी दूसरी सेल्स कंट्रोल कर रही हैं। तो इस वजह से कुछ सेल्स ई न्यूक्लिएटेड होती हैं, जिसमें एक सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। लेकिन किसकी आरबीसी, ओनली मैमल्स की आरबीसी। जो स्तनधारी हैं उनकी आरबीसी में जो होगा न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा, बाकी सभी की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा कौन सा मैमल है जिसकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। बाकी सारी मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन 1-2 एग्जाम्पल हैं मैमल्स में जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए अगर आप प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे हो तो। आगे क्या कह रहा है, सम सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। कुछ सेल्स हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुकोशिकीय, जिसमें बहुत ढेर सी कोशिकाएं होती हैं, मतलब सॉरी यार बहुकोशिकीय नहीं, बहुकेंद्र की है। मोर देन 1 न्यूक्लियस, जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे आपके स्लाइम मोल्ड्स हो गए, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, एक टाइप के आपके ये फंगस होते हैं। और फंगस अगर आप बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो बॉटनी की तो आपने पढ़ा होगा फंगस 4 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला ग्रुप होता है जिम्नो माइकोटा। और जिम्नोमाइकोटा के फंगस क्या कहलाते हैं, स्लाइम मोल्ड्स कहलाते हैं। तो जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। एंड मसल सेल्स जो हमारी होती हैं उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करिए, क्यों मसल सेल्स में ऐसा क्या जरूरत है कि वहां पर न्यूक्लियस एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगे। इस चीज का आंसर आपको अभी बताना है कमेंट बॉक्स में। जल्दी से देखकर आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे देखिएगा, द न्यूक्लियस इज यूजुअली लोकेटेड। अब न्यूक्लियस कहां पर पाया जाता है हमारी सेल्स में, तो न्यूक्लियस जनरली लोकेटेड कहां होता है, सेंटर ऑफ सेल्स में। अगर हम जितनी भी सेल्स देखें, जैसे सपोज करो ये कोई एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट होगा, यहां बीच में होगा।
ज्यादातर न्यूक्लियस सेंटर में होता है, बट मे शिफ्ट टुवर्ड्स द पेरीफेरी इन प्लांट सेल्स। लेकिन अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो ये किनारों पर, मतलब अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो होगा वो हल्का सा किनारे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि हम लोग को पता है प्लांट सेल में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कहते हैं वैक्यूल्स। बाकी एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, तो एनिमल सेल में अगर वैक्यूल्स होंगे भी तो ऐसे करके वैक्यूल्स होंगे। प्लांट सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत लार्ज होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, और जब बड़े वैक्यूल्स होंगे तो उन वैक्यूल्स की वजह से हमारे न्यूक्लियस को क्या हो जाना पड़ेगा? साइड में शिफ्ट हो जाना पड़ेगा। तो ये रही हमारी प्लांट सेल का न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस किसमें है? हमारे एनिमल सेल में। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई कि न्यूक्लियस एनिमल सेल में बीचों बीच में रहता है और प्लांट सेल में थोड़ा सा साइड में रहता है। अब आगे की बात आई मेन के स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अगर हम लोग संरचना देखें, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो मेनली न्यूक्लियस के अंदर 4 पार्ट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट्स पाए जाते हैं? सामने दिख रहा है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों तरफ पाई जाने वाली एक भित्ति, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर पाया जाने वाला लिक्विड, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियस, और क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमोसोम्स। ये 4 मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। आओ देखें हम लोग क्या क्या होती हैं ये, या इनको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। जैसे सपोज करो एक हमने यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोग को पता है कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। तो हमने एक के ऊपर एक और मेम्ब्रेन बना ली। क्या इतना समझ में आ गया आपको? लेकिन इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में क्या होते हैं? छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, बीच बीच में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। तो इसको हमने ऐसे करके छेद की फॉर्म में दिखा दिया। एग्जाम में आप ऐसे ही करके बना कर आओगे, ठीक है? और वो लड़कियों वाले काम मत करना है कि पता चला प्रकार लेकर गोला खींच रहे हो, ठीक है? जल्दी में डायग्राम बनते हैं, सुंदर डायग्राम बनाओ। लेकिन आप साइंस स्टूडेंट हो, आर्ट स्टूडेंट नहीं हो कि उसमें आप मेहंदी के कौन सा डायग्राम बनाओ। खूबसूरत बनाओ लेकिन जल्दी वाला डायग्राम बनाओ। तो ये हम लोग का क्या हो गया? ये हो गया हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या हो गई है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अभी अगर हम लोग ध्यान से देखें कि हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो 2 मेम्ब्रेन से घिरी हुई है, और साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये क्या है? छोटे छोटे से पोर्स हैं, छिद्र हैं, जिससे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में क्या हो जाता है? एक्सचेंज होता है। सेकेंड पार्ट क्या आ रहा है? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अगर आप न्यूक्लियोप्लाज्म देखो, पूरे सेल के अंदर, इसको येलो कलर से बनाते हैं, चलो ठीक है? पूरे सेल के अंदर जो भरा हुआ मटेरियल होगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। तो इसके अंदर, अरे यार ये इसके अंदर सपोज करो ये भर दिया हमने। यार ये कलर ये वाला चाहिए हमें, इसको इरेज कर दें। न्यूक्लियोप्लाज्म आपको बनाएंगे किस कलर से? हम लोग बनाएंगे न्यूक्लियोप्लाज्म को स्काई ब्लू कलर से। अच्छा लग रहा है? इतना सुंदर डायग्राम बनाया हमने, देखो। हाँ, तो ये रहा हमारा पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म। बढ़िया लग रहा है? बता नहीं रहा यार है? देखो कितना मस्त डायग्राम बना। और ये हो गया अंदर का पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद में क्या है? अंदर आया एक छोटा सा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस खुद एक सेंटर है, वो सॉरी मतलब हाँ एक सेंटर ही है, ब्रेन का सेंटर या सेल का सेंटर। अब तुम अपने घर में कोई अलमारी अगर देखो, कोई अलमारी है जिसमें मेन मटेरियल रखा हुआ है आपके रूम में, रूम क्या हो गया? सेल। अलमारी क्या हो गई? न्यूक्लियस। लेकिन उस अलमारी के अंदर भी अगर तुम देखोगे एक लॉकर होगा छोटा सा। तो वैसे ही हमारे न्यूक्लियस के पास में एक लॉकर होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। सपोज करो ये है हमारा पुन्ना सा प्यारा सा खूबसूरत सा, क्या नाम है इसका? न्यूक्लियोलस। तो इस न्यूक्लियोलस को थोड़ा सा और डार्क कर लें अगर, तो ये हो गया डार्क ग्रीन से। अब अच्छा लग रहा है? देखो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोलस, ठीक। अब इस न्यूक्लियोलस के बाद अगर आप चौथा पार्ट देखो, वो क्या है? वो हमारे क्रोमेटिन फाइबर्स, मतलब क्रोमोसोम्स। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग तरीके से दिखते हैं। अगर जनरल आप बात कर रहे हो कि सेल जो है अभी डिवाइड होने वाली है, प्रोफेज स्टेज में है, तो हमें ये न्यूक्लियस इस तरीके से ऐसे क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में दिखेंगे, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे?
नेटिन फाइबर कहेंगे। ठीक है, तो ये इतने पार्ट्स प्रेजेंट होंगे किसी भी सेल के अंदर। कौन कौन से पार्ट होंगे? देखो सबसे पहला क्या बनाया हम लोग ने, सबसे पहला हम लोग ने यहां पर पढ़ा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो आपको दिख रही है, फिर न्यूक्लियर पोर्स उसके अंदर, फिर अंदर का पूरा भरा हुआ लिक्विड, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और फिर हमारे क्या हो गए? क्रोमेटिन फाइबर्स और न्यूक्लियोलस। इतनी चीजें प्रेजेंट होंगी किसी भी न्यूक्लियस के अंदर। क्या ये चारों आपको चीजें समझ में आ गई? अब इन चारों को आप डिटेल समझ लो कि हमें इनके अंदर क्या क्या पढ़ना है। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, या इसके स्ट्रक्चर को ना ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके अभी कॉपी कर लें, क्योंकि अभी इसको हम लोग को चाहिए होगा कहीं ना कहीं। तो कट कर लें, कॉपी कर लें? ठीक है, चलो इसको कट कर लेते हैं। आओ अब इधर देखो, आगे अभी इसकी हम लोग को जरूरत होगी तो इसकी बात करेंगे। अब तुम पहला पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो हम लोग ने अभी न्यूक्लियस बनाया था उसकी मेम्ब्रेन देखेंगे किस तरीके से होती है। तो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अभी हम लोग ने देखी कि क्या होती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस के लिक्विड को और सेल के लिक्विड को सेपरेट करती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत अच्छी बात है कि जो न्यूक्लियस के बाहर की मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होती है। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे होती है। इट हैज मेनी न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस के अंदर बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, जो अलाउ करते हैं जितना भी एक्सचेंज मटेरियल होता है इधर से उधर, उधर से इधर, या न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर से। जैसे न्यूक्लियस में डीएनए से आरएनए बनता है तो वो बाहर निकल कर आता है, बाहर साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनता है तो वो न्यूक्लियस के अंदर जाता है। ये सारी चीजों में हेल्प करते हैं। बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स लाई द पेरिफेरल स्पेस फिल्ड विद फ्लूइड। अब जो दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जैसे अभी हम लोग ने यहां पर बनाई थी, जैसे अभी हम लोग ने यहां पर बनाई थी कि एक मेम्ब्रेन थी, दूसरी मेम्ब्रेन थी, ये इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर बना, तो इनके बीच का जो पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, मतलब न्यूक्लियस के बीच का स्पेस बोलते हैं। आगे क्या कह रहा है? इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द न्यूक्लियस एंड कंट्रोल द मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। ये पूरे शेप को कंट्रोल करता है और मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प देता है। तो अभी हम लोग ने ये पूरा स्ट्रक्चर यहां पर देख लिया। आगे देखो जरा, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग एक बार यहां पर बना लें जिससे आपको वो याद आ जाएगा। ये इधर क्यों नहीं आ रहा है? चलो अभी फिर से आएगा। नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? ये साइड पकड़ के ऊपर दिया, साइड। ये तूने क्या किया? ये आया और ये वाले को हम यहां पर हटा दें। अब लेकिन पिछला वाला आ रहा है, पिछले वाले को कैसे हटाएं? बड़ी नौटंकी हो गई। कोई बात नहीं, फिर से एक बार बनाते हैं। ये यहाँ पर इसको हम लोग ने ले लिया और इसको बीच में से पकड़ के यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, आओ अब देखो, देखो यहाँ पर भाई, ये हम लोग का साथ में अब न्यूक्लियस साथ साथ चल रहा है। तो द सेमी फ्लूइड सब्सटेंस इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये जो तुम्हें येलो कलर का पूरा सब्सटेंस फिल दिख रहा है, जो पूरा लिक्विड भरा हुआ दिख रहा है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जो आपको ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, पूरा अंदर भरा हुआ लिक्विड, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या होता है? वाटर होता है, एंजाइम्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो भाई हमें यहाँ पर वाटर समझ में आ गया, एंजाइम समझ में आ गए, सॉल्ट्स समझ में आ गए कि भाई कुछ पर्टिकुलर सॉल्ट्स होंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स होते हैं जिससे आप पूरा डीएनए बनाओगे। तो डीएनए को बनाने के लिए यूनिट्स होंगे और साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पर प्रेजेंट। आगे क्या कह रहा है? इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर के जितने भी कंटेंट्स हैं, मेन कंटेंट्स कौन कौन है? क्रोमेटिन फाइबर और न्यूक्लियोलस। वो एक लिक्विड के अंदर रहेंगे तो प्रोटेक्टेड रहेंगे। अगर वो लिक्विड के अंदर नहीं होते तो वो टकराते आपस में, और टकराने से क्या होता है? वो डैमेज हो जाते। तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म का यूज होता है।
आगे क्या कह रहा है हम लोग से, इट प्रोवाइड ए मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। अब न्यूक्लियर पोर्स से कितना मटेरियल अंदर जाना है, कितना मटेरियल निकलना है, ठीक है, उन सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है, किसका होता है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म का होगा। आगे अगला पोर्शन हमारा कौन सा आया, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस हम लोग ने देखा ही है सिंपल सा, यहाँ पर ये देखो, ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया ये क्या है, न्यूक्लियोलस। तो अब न्यूक्लियोलस क्या है, द न्यूक्लियोलस इज अ डेंस, डेंस मतलब बहुत घना होगा, देखो यहाँ पर बिल्कुल घना जैसा दिख रहा है, राउंड होगा और नॉन मेम्ब्रेनस, और इसके ऊपर कोई भित्ति नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। और ये क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने करी थी, याद रखना, लिखा नहीं है यहाँ पर लेकिन आप याद रखना, फोंटाना नाम के एक बंदे ने करी थी। किसने करी थी, फोंटाना ने न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी करी थी। इट कंटेन्स, अब न्यूक्लियोलस के अंदर मेनली कौन कौन सी चीजें होती हैं, आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। डीएनए न्यूक्लियोलस के अंदर नहीं होता, क्योंकि डीएनए मेनली क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। आगे आप देखो, अगर आगे क्या कह रहा है, इट फॉर्म्स राइबोसोमल आरएनए। अब कौन कौन से आरएनए होते हैं, मेनली आपके पास 3 टाइप के आरएनए होते हैं। तो यहां पर मेनली हमारे पास, इसको यार हटा दें एक मिनट, थोड़ा सा साफ हो जाएगा यार। हाँ, इसमें मेनली कौन से होते हैं, राइबोसोमल आरएनए हैं। कौन से आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड असेंबल राइबोसोम यूनिट्स। एक तो यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए है और इस तरीके से राइबोसोम की यूनिट्स होती हैं, जिसमें मैसेंजर आरएनए आकर जुड़ जाएगा और पूरा हमारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को आगे चलाएगा। इट डिसअपियर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड रीअपियर आफ्टर डिवीजन। जैसे हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, आपने अगर माइटोसिस में देखा हो कि जैसी प्रोफेज होती थी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाती थी, वैसी प्रोफेज में न्यूक्लियोलस भी हमारा क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स। अब क्रोमेटिन फाइबर्स क्या है और क्रोमोसोम्स क्या है, ये चीज हम लोग ने अभी पीछे पढ़ी हुई है। कहां पर पढ़ी हुई है, देखो जरा जल्दी से इसको। कह रहा है क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ये जो यहां पर आपको क्रोमेटिन दिख रहा है, ये क्रोमेटिन 2 चीजों से मिलकर बनता है, पीछे भी इसकी बात हो चुकी है। एक तो हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, तो हिस्टोन और डीएनए से मिलकर बना है। ड्यूरिंग इंटरफेज इट अपीयर्स एज थिन थ्रेड। जब इंटरफेज होती है, इंटरफेज वही रेस्टिंग फेज, उसमें ये बिल्कुल पतले पतले धागों की तरह दिखती है। बट बिफोर सेल डिवीजन, लेकिन सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले, मतलब किसमें, प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या हो जाता है, इट कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स। ये किसमें चेंज हो जाएगी, क्रोमोसोम में। अभी ये क्रोमेटिन फाइबर ऐसे दिख रही है, लेकिन कुछ देर के बाद में आपको ये इस तरीके से इस फॉर्म में आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो बिल्कुल एक सिंपल सा डिफरेंस है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स में। जब ये इंटरफेज में या प्रोफेज में होगी तो क्रोमेटिन कहलाएंगे धागे, और जब ये डेंस हो जाएंगे या एक कॉइल्ड फॉर्म में ले लेंगे या एक स्ट्रक्चर को अपने ऑक्यूपाई कर लेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स कहेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। इसकी बात हम लोग की पीछे शॉर्ट क्वेश्चंस, जब हम लोग ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको जूलॉजी के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को कराया है, अगर नहीं देखी हो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देखो, जूलॉजी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, तो उसमें भी ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में हमने आपको दिया है कि यूक्रोमेटिन क्या होता है और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है। यूक्रोमेटिन एक्टिव डीएनए होता है और ये लाइटली स्टेन्ड होता है, कम कलर्ड होता है, और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये इनएक्टिव होता है और डार्क कलर के स्टेनिंग से रंगा हुआ होता है। आगे आया हमारा क्रोमोसोम्स होते क्या है। क्रोमोसोम्स के पास हमें पता है पर्टिकुलर छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको जीन्स कहते हैं, और ये जीन्स आपके अगली जनरेशन में लक्षणों को लेकर जाते हैं, मतलब हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं। फिर आया हमारे पास फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। अब हमारे न्यूक्लियस के क्या क्या काम है, पूरा न्यूक्लियस आपने पढ़ लिया है, और अब हम लोग को देखना है न्यूक्लियस के अंदर फंक्शन कौन कौन से, न्यूक्लियस क्या क्या काम कर सकता है। तो पहला यहां पर देखो, जेनेटिक कंट्रोल। न्यूक्लियस का क्या काम होता है, ये जेनेटिक कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब जितनी भी एक्टिविटी होती है या जो जीन्स के कंट्रोल में आपकी प्रोसेसेस हैं उन सबको ये आपकी बॉडी के अंदर एक्सप्रेस करेगा या उनको रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन एंड जीन रेगुलेशन ये पूरी चीज कहां से होती है, न्यूक्लियस के कंट्रोल में होती है। फिर क्या कह रहा है, स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, मतलब जब आपके पास न्यूक्लियस के पास डीएनए है तो जितना आपका अनुवांशिक पदार्थ है वो सब क्या होगा, आपके जीन्स की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर ही मेन मटेरियल की फॉर्म में रखा रहेगा। इस बात को एसिटाबुलेरिया
एक एल्गी है, इस एल्गी के अंदर प्रूफ किया था, और प्रूफ किसने किया था? हेमरलिंग ने। हेमरलिंग साहब ने ये बात को प्रूफ करके बताया था कि जो डीएनए होता है, जिसमें हेरिडिटी मटेरियल्स को जो स्टोर करता है, वो न्यूक्लियस के पास होता है। ये बहुत एक पुराना लॉजिकल क्वेश्चन बनता था। इसके बाद में अगला क्या आया हमारा? अगला आया कि डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है कि डीएनए जितना आपकी बॉडी के अंदर है वो तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में ना, और लगातार आप सेल्स बनाते जा रहे हो, तो डीएनए को डुप्लीकेट करने के लिए, मतलब डीएनए से डीएनए बनाने के लिए अगली सेल के लिए, ये सारा काम किसमें होता है? न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। फिर डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। तो ये पूरी प्रोसेस के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है? डीएनए। और डीएनए किसके पास है? न्यूक्लियस के पास। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनाने का जो प्रोसेस है वो किसके पास हो रहा है? न्यूक्लियस के पास ही ये पूरी प्रोसेस होती है। अगला क्या है? राइबोसोम फॉर्मेशन। राइबोसोम कहां से बनते हैं? न्यूक्लियोलस से, क्योंकि न्यूक्लियोलस मेन है जो राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल यूनिट्स को आपस में जोड़ने में हेल्प करता है। तो राइबोसोम का फॉर्मेशन या निर्माण भी न्यूक्लियोलस से हो रहा है। लास्ट क्या आया भाई? सेल डिवीजन। जितनी भी आपकी कोशिका विभाजन होती है, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो, ये सारी सेल डिवीजन को कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो किसके लिए था? न्यूक्लियस के लिए था। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया हो तो इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाए। बाकी वीडियो में एक सिंपल सा काम ये करना कि यार जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उनको आप हाथ से लिखो। एक बार पूरे आपने सारे नोट्स देखे, वीडियो को रोक कर आप उसको अपने हाथ से लिखो, क्योंकि देखो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको सेंड कर देंगे। लेकिन जब आप हाथ से लिखकर उस चीज को देखोगे तो एग्जाम में आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। बस आपको एक बार एग्जाम में देखोगे और आपका सारी चीजें आप करते हुए चले जाओगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जब तक यार इस वीडियो को शेयर करो और वीडियो पे कमेंट कर दिया करो अगर आप वीडियो को देख रहे हो, ठीक है? अच्छा सा कोई भी कमेंट या बुरा सा कोई भी कमेंट जो आपको लगे वीडियो को देखकर, वो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। मिलेंगे हम लोग कल अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।